हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 10 ऑफ द चैप्टर परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। लास्ट पार्ट में हम कर चुके हैं पार्ट नंबर 9 में, पार्ट नंबर 8 में हमने वेव नेचर पढ़ा है, पार्ट नंबर 9 में हमने पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ा है, वो भी किससे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के द्वारा हमने उसका पार्टिकल नेचर देखा है। इस पार्ट में हम करने जा रहे हैं इसका सेकंड जो प्लांक क्वांटम थ्योरी का जो सेकंड पार्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आज देखने जा रहे हैं। इसके द्वारा पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है या जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है। तो आज हम स्टार्ट करें इस बात को। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसकी खोज करता कौन है? इसके खोज करता है हेनरी हर्ट्ज, जिन्होंने कि 1887 में इसको खोजा था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। और इस इफेक्ट द्वारा उन्होंने बताया कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर की है। क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? द फिनोमिना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन इट। इजेक्शन हो रहा है, इजेक्शन किसका? इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, कब निकल रहा है? जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है मेटल के सरफेस पे टकरा रही है। और इस फिनोमिना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस तरीके से जो निकले गए इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें एमिटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, ये कोई भी मेटेलिक सरफेस है, हो सकता है ये पोटेशियम है या सीजियम है या रुबिडियम है। मेटेलिक सरफेस है, मेटेलिक सरफेस पे जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, सूटेबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अभी इस चीज़ को देखें कि जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इस पर जब स्ट्राइक कराया जाता है मेटेलिक सरफेस पे, वो पोटेशियम हो मेटेलिक सरफेस या सीजियम हो या रुबिडियम हो, कुछ भी हो सकता है। जब इस मेटेलिक सरफेस पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को हमने डाला है, तब इस मेटेलिक सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का एमिट होना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने इस इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा निकाला है? इस लाइट की एनर्जी द्वारा। इस लाइट के द्वारा जब ये लाइट का हमें पता है कि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और लाइट का हमें ये भी पता है कि लाइट जो है वेव नेचर की है। तो अगर हम देखें, लाइट वेव नेचर की है, लाइट का वेव नेचर है। और वेव नेचर के साथ साथ में हम जब बात करें कि जब लाइट को किसी मेटेलिक सरफेस पे स्ट्राइक कराया जा रहा है, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन कब निकलता है? हम जैसे कि हम पूल खेलते हैं, तो एक गेंद को दूसरी गेंद हिट करती है, तब वह आगे जाकर निकलती है। कोई एक गेंद पड़ी है, उसको कोई दूसरी बॉल या कोई दूसरा जिसका द्रव्यमान होगा वो जाकर हिट करेगा, तब वह दूसरी जो आगे वाली जो बॉल है वो आगे खिसकेगी। हम सोच सकते हैं। तो जरूर ही इस लाइट में कुछ ना कुछ मास है, द्रव्यमान है। तो इसे कहा गया कि जरूर ही इसमें कुछ पार्टिकल नेचर है, इस लाइट में पार्टिकल नेचर है, इसी वजह से इस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन का एमिट होना ये दर्शाता है कि जरूर ही जो हमारे पास जो लाइट आ रही है, जो सनलाइट है या कोई भी लाइट है, तो उसमें वेव नेचर के साथ साथ में पार्टिकल नेचर भी है। तो इस चीज़ को अगर देखें कि ये वेव नेचर है और ये पार्टिकल नेचर की बात की गई, तो ये देखिए फोटोन्स कहा गया इन पार्टिकल नेचर को, जिसकी ये स्पेसिफिक एनर्जी है एच न्यू। एच न्यू हम पढ़ेंगे आगे। एच क्या है? प्लांक कांस्टेंट। और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, है ना। सूटेबल फ्रीक्वेंसी की जो ये लाइट है, जब ये गिरती है मेटेलिक सरफेस पे, तो एमिट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और इस फिनोमिना को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस तरीके से निकले हुए एमिट हुए इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इस बात को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया। एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि एक वैक्यूम चैम्बर लिया जा रहा है, एक वैक्यूम ट्यूब है ये, जिसमें कि ये क्या है? सीजियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, कोई भी मेटेलिक सरफेस ले लिया। मेटेलिक सरफेस पे जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को स्ट्राइक कराया गया, तो तुरंत प्रभाव से विदाउट डिले टाइम, कोई भी तरीके का एक सेकंड भी वेस्ट नहीं हुआ, और तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना शुरू हुए। समझ रहे हैं आप बात को? जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट, अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट से कम अगर लाइट है, अगर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का निकलना पॉसिबल तभी होगा जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी। तो जब लाइट ये इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हुए,
तो इसका डिटेक्टर किसने किया? ये सामने डिटेक्टर लगा है। ये डिटेक्टर जो है ये इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी को नोट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये एक्सपेरिमेंट किया गया। ये वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ मेटेलिक सरफेस है, वहाँ डिटेक्टर है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव पोल से जुड़ा है बैटरी से, और एमीटर लगा है जो कि डिटेक्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को देखने के लिए, जो एक्सपेरिमेंट हुआ है इसका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ऑब्जर्व्ड इन द एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या निकले हैं? सबसे पहला तो इसमें ऑब्जर्वेशन किया गया कि द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस एज सून एज बीम लाइट हिट्स द सरफेस। जैसे ही बीम ऑफ लाइट हिट करेगी मेटेलिक सरफेस को, तुरंत प्रभाव से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एमिट्स विदाउट डिले, कोई डिले नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा जब सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट। सेकेंड पॉइंट इसका बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैथमेटिक्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितने भी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इलेक्ट्रॉन्स के जितने इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी, सूटेबल लाइट की फ्रीक्वेंसी है इसकी जितनी इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं, जितनी ब्राइटनेस होगी उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। समझ रहे हैं इस बात को? जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा इजेक्ट होंगे। तो एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट। थर्ड पॉइंट बताता है कि प्रत्येक मेटल के लिए एक कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसे कि न्यू नॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। वह फ्रीक्वेंसी प्रत्येक मेटल के लिए अलग अलग होती है कि उस मेटेलिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए सभी धातुओं के न्यू नॉट की वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है बच्चों, इसे जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? कोई भी एटम है, एटम के एटम में क्या होता है? बीच में न्यूक्लियस है और चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं। किसी भी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उस आवश्यक ऊर्जा वाली जो लाइट है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहला रही है। देखिए, बिलो विच इफेक्ट डज नॉट ऑब्जर्व्ड। इस फ्रीक्वेंसी के नीचे की अगर फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है हमारे पास, ये न्यू नॉट से अगर कम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा मेटेलिक सरफेस से। ये देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है वह उस एटम के जो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ है, जिस आकर्षण बंध द्वारा बंधा है, जिस बॉन्डिंग से वो जुड़ा है, वो बाइंडिंग एनर्जी है। उस बाइंडिंग एनर्जी को तोड़ने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को या तो उससे बराबर होना पड़ेगा या उससे अधिक होना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये चीज़ बताया जा रहा है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम से कम जो न्यू है वो कम से कम न्यू नॉट यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होने पर ही फ्रीक्वेंसी जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के काम आती है। इस बात को अच्छे से समझें बच्चों। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ कि प्रत्येक मेटल के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, सभी का न्यू नॉट की वैल्यू अलग अलग होती है जिसे कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जिसके द्वारा किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जा सकता है। बाइंडिंग एनर्जी के बराबर होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या फिर उससे अधिक होगी। उससे अधिक होगी तो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आसान होगा, साथ में उसमें काइनेटिक ऊर्जा भी होगी। ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। जब फ्रीक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा हो रही है तो इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ इजेक्ट होते हैं, है ना? जो भी देखिए बच्चों, अगर हम सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं, उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अधिक है, जब वह अधिक होगी उसके बराबर होने पर तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, लेकिन जो एक्स्ट्रा में जो अधिक फ्रीक्वेंसी वाली जो लाइट है वो अपनी जो ऊर्जा है वो उस इलेक्ट्रॉन को दे देती है और वह ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन को मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन कूद कूद कर जंप करते हुए निकलते हैं, है ना? जिसके पास एनर्जी होती है, सपोज तो एनर्जी वाले बच्चे कैसे निकलेंगे? ठीक है, तो एनर्जी वाले जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, वो जंप करके उस मेटेलिक सरफेस से निकलते हैं। तो वह काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से? उस फ्रीक्वेंसी से।
जो फ्रिक्वेंसी से, जो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से भी अधिक फ्रिक्वेंसी वाली, हमने फ्रिक्वेंसी वाली लाइट जब मेटेलिक सरफेस पे डालते हैं तो जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी है वो काइनेटिक ऊर्जा के रूप में इलेक्ट्रॉन्स को प्रदान की जाती है। देखिए बच्चों, इस बात को अच्छे से समझिए कि जो न्यू है वो न्यू नॉट से अधिक है। ये जो न्यू है वो फ्रीक्वेंसी है जो लाइट हम उस मेटेलिक सरफेस पे डाल रहे हैं। जब ये न्यू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट फ्रीक्वेंसी से अधिक है तो क्या होगा, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स केम आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी या एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के रूप में मिलती है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। यहाँ हमने बात की थी कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। वो इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है किसके द्वारा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी, वो इंटेंसिटी के बराबर हैं या इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। देखिए इस बात को समझिए बच्चों, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कोई भी मेटेलिक सरफेस से हम खूब सारे अमाउंट में इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये देखिए इसके द्वारा ये फॉर्मूला निकलता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है। इस बात को आप अच्छे से समझें बच्चों। देखिए कैसे, जो कि एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन इज इक्वल्स टू बाइंडिंग एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए एच न्यू वाली जो हम लाइट डाल रहे हैं किसी मेटेलिक सरफेस पे, एच न्यू वाली जो लाइट है ये, वो जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के तो उससे ज़्यादा है ही है ना। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में काम आ रही है, प्लस ये है हाफ MEV² इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। एच न्यू जो है जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट हम डाल रहे हैं मेटेलिक सरफेस पे, एच न्यू नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की लाइट है जो हमें मिनिमम अमाउंट में चाहिए उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, प्लस हाफ MEV² क्या है, काइनेटिक एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को प्रदान की जा रही है। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है इस वाले न्यू पर। क्यों कर रही है, क्योंकि इसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वही इसको प्राप्त होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद में जो मिलने वाला एक्स्ट्रा अमाउंट है। क्योंकि एच जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, ये वाला एच प्लांक कांस्टेंट है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, इतनी तो चाहिए ही, किसी भी मेटल को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो चाहिए ही। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। मैं इस बात पे बार बार मैं जोर दे रही हूँ बच्चों कि इस बात को अच्छे से समझें कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी न्यू पर। न्यू नॉट के कंप्लीट होने के बाद में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रॉन्स को मिल रही है। समझ रहे बच्चों, सभी मेटल्स के लिए अलग अलग वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये इक्वल है बाइंडिंग एनर्जी के, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो आवश्यक फ्रीक्वेंसी है वो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। उसके बाद हमने बात की है एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ MEV²। जो M जो है, ME क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और V क्या है, इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ वेलोसिटी V, जिस वेलोसिटी से मूविंग कर रहा है इलेक्ट्रॉन वह है। अच्छा, बात करते हैं आज हम फ्रीक्वेंसी की बात कर, जी इंटेंसिटी की बात करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट हो रहे हैं तो वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इंटेंसिटी क्या है हम जानते हैं, देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी, ये लाइट का वेव नेचर है, लाइट का वेव नेचर है। लाइट की इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस कैसे बढ़ेगी, जब इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बंडल्स ऑफ फोटॉन्स हैं, है ना। जिस लाइट में जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे उसकी ब्राइटनेस उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा ब्राइटनेस है उतने ज़्यादा फोटॉन्स हैं। बात को समझे बच्चों कि हमारी जो ये लाइट है वो वेव तो है ही, साथ में पार्टिकल नेचर भी है। ये पार्टिकल नेचर जो है फोटॉन्स कहलाते हैं, और जिस लाइट में जितने ज़्यादा फोटॉन्स होंगे वो उतनी ब्राइट होगी। जितनी ज़्यादा ब्राइट होगी उसमें इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा होगी। वो अलग बात है कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हो रहे हैं उसकी जो काइनेटिक ऊर्जा है, उसमें जो एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है हमारी फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, तो वो डिपेंड कर रही है उस फ्रीक्वेंसी पे जो कि
जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। वो ब्राइटनेस पे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड ना करके उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। तो हेनरी हर्ट्ज का जो ये एक्सपेरिमेंट था, हेनरी हर्ट्ज द्वारा किया गया ये एक्सपेरिमेंट 1887 में, इस एक्सपेरिमेंट को लाइट के जो वेव नेचर से है वो समझाना पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि लाइट का भी पार्टिकल नेचर है। तो इसके द्वारा पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होती हैं वो वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। तो इसके द्वारा डुअल नेचर पता चला, लाइट का डुअल नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डुअल नेचर का पता चला। इसके बाद पार्ट नंबर 11 में मिलते हैं बच्चों, जिसमें कि हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, जिसके द्वारा हमें इस टॉपिक को और भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं बच्चों पार्ट नंबर 11 में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।